अच्छा जी, हम यहाँ पे जो है एक इंट्रोडक्शन देखते हैं हमारे पास VHDL का। VHDL और वेरीलॉग जो है ये बेसिकली आपकी हार्डवेयर डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज के अंदर आपके पास आती हैं। HDL के अंदर दोनों फॉल करती हैं। VHDL है क्या? VHDL का इसके हम देखेंगे कि जनाब हमारे पास इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, इसको लिखने का तरीक़ेकार क्या है, और इसकी एक आधी हम एग्जांपल देखेंगे इसमें। HDL बेसिकली हार्डवेयर डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज कहा जाता है। हार्डवेयर डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज क्या चीज़ है? बेसिकली आप लोग जो डिजिटल सिस्टम्स के अंदर आप पढ़ते हैं कि आप गेट्स के साथ आप एक सर्किट बनाते हैं, आप एक ट्रुथ टेबल बनाते हैं, ट्रुथ टेबल से आप एक इक्वेशन ड्राइव करते हैं, और इक्वेशन ड्राइव करने के बाद उसको आप गेट्स के अंदर इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये आप जब इक्वेशन करते हैं उसके बाद आप गेट्स को इम्प्लीमेंट करते हैं, हम वही फेन फंक्शन जो आपका एंड और नॉट परफॉर्म करते हैं वो हम उन फंक्शंस को एक डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज में लिखते हैं, और वही फंक्शन जो है हम इससे परफॉर्म करवाते हैं। बल्कि इवन जो हमारे इसके सिमुलेटिंग टूल्स होते हैं हमारे पास, वो इसकी सिमुलेशन भी हमें करके दिखाते हैं कि जब हम उसकी इक्वेशन बनाते हैं तो वो वही हमें उसका जो है वो सर्किट हमें दिखाता है कि जो हमने एक्सपेक्ट किया होता है कि हमारा परफॉर्म करेगा। अच्छा, इसके अंदर जो हमारे पास जो दो मेन पॉपुलर लैंग्वेजेस हैं उसमें एक आपके पास VHDL आ जाती है और एक आपको वेरीलॉग आ जाती है। VHDL स्टैंड्स फॉर वेरी हाई स्पीड इंटीग्रेटेड सर्किट्स, VHSIC हार्डवेयर डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज, और दूसरी हमारे पास आ जाती है वेरीलॉग। मैं यहाँ पे आपको जो है जो इंट्रोडक्शन दूंगा वो दोनों के ऊपर हार्डवेयर डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज के हिसाब से दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा सा इंडिकेट कर दूंगा कि हम इसके ऊपर कैसे वर्किंग करते हैं और इनको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये है कि आपको मॉडलिंग जब करनी है तो आप जो है यूज़ किसके लिए करते हैं? हम ज़्यादातर डिजिटल सिस्टम्स के लिए हम इसको यूज़ करते हैं VHDL के लिए। रीज़न फॉर मॉडलिंग क्या है कि आपके पास जो है स्पेसिफिकेशन रिक्वायरमेंट हो। जब हम हाई लेवल के ऊपर बात कर रहे होते हैं, हमें कोई सिस्टम डिज़ाइन करना हो, किसी के लिए बनाना हो, तो आपके पास जो है हमें उसको चेक भी करना है कि जो है ना उसकी वर्किंग जो है वो ठीक हो भी रही है कि नहीं, स्पेसिफिकेशन के मुताबिक चीज़ बन भी रही है कि नहीं। डॉक्यूमेंटेशन के अंदर हमारे पास चीज़ें आ जाती हैं। नंबर 2, हम सिमुलेशन के ऊपर इसकी टेस्टिंग कर सकते हैं, फॉर्मल वेरिफिकेशन कर सकते हैं कि हमारे पास जो भी चीज़ बनने जा रही है वो ठीक काम करेगी भी कि नहीं, और इसको सिंथेसिस के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। प्लस हमारे पास जो यूजुअली जो हम स्टूडेंट लेवल पे देखते हैं, तो हमें बच्चों को अगर कोई क्लास असाइनमेंट हो तो वो अपने सर्किट को इस लेवल पे चेक कर सकते हैं कि उसकी वर्किंग ठीक है या नहीं, क्योंकि डेफिनेटली अगर जब आप उसको देखेंगे कि हम इसको इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं तो हार्डवेयर पे डायरेक्टली जब आप इम्प्लीमेंट करते हैं तो अगर कोई ग्लिच हो आपके सर्किट में या कोई प्रॉब्लम हो तो वो डायरेक्टली इम्प्लीमेंट करने से आपका सिस्टम अगर फॉल्टी हुआ तो वो डैमेज हो सकता है हार्डवेयर आपका। तो उसके लिए फिर हम ये करते हैं कि हम जो है इसकी पहले इसके ऊपर सिमुलेशन एंड वेरिफिकेशन कर लेते हैं अपने सिस्टम के अंदर, और ये हमारे पास एक रिलायबल मेथड मौजूद है जहाँ पे हम मिनिमम कॉस्ट के अंदर जो है हम अवॉइड कर लेते हैं और डिज़ाइन एरर से हम बच जाते हैं। क्योंकि अगर डिज़ाइन एरर हमारा हुआ और हार्डवेयर के ऊपर जाके हमें उसका पता लगता है हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर, तो हमारा जो कॉस्ट जो बर्डन होगा वो काफ़ी बढ़ जाएगा। सो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि आपके पास जो है वो इंटरफेसिंग किस तरीके से हो रही है इनपुट एंड आउटपुट की, आपका इसके अंदर जो बिहेवियर एंड स्ट्रक्चरल जो है वो इसको हम कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं और इसको हम टेस्ट कैसे करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास जो VHDL है इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट अलाउज वन टू मॉडल अ कॉम्प्लेक्स डिजिटल सिस्टम प्रॉब्लम इन अ डायनामिक एनवायरनमेंट। ये हमने पहले ही बात की कि हम जो है उस पूरे सर्किट को डायरेक्टली हार्ड वायर करने के बजाय हम उसको डायनामिकली जो है वो सिस्टम को जो है वो एक कोड के अंदर लिखते हैं। अब कोड के अंदर अगर आपकी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम उसको मॉडिफाई करना हमारे लिए ज़्यादा आसान है, और ये चूँकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेथोडोलॉजी के ऊपर काम करता है, जिस तरह आप लोगों ने C पे काम करते हुए देखा है, ये उसी तरीके से हम उसका कोड लिखते हैं यहाँ पे।
इसके अंदर हमारे पास जिस तरह इनपुट्स एंड आउटपुट्स होती हैं, इसी तरह हमारे पास यहाँ पे पोर्ट्स मौजूद हैं जहाँ से हम इनपुट जो है अपने सर्किट को अप्लाई कर सकते हैं, और हमारे सर्किट जो आउटपुट जनरेट करेगा हमारे पास यहाँ पे वो उसकी जो है वो आइडेंटिफिकेशंस और चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं जिसको हम बिहेवियर्स को चेक कर सकते हैं। अच्छा, इसको करते हुए ये ज़रूर ज़हन में रखें कि ये देखने में प्रोग्रामिंग जो है वो सी की तरह ज़रूर लगती है, लेकिन ये सी नहीं है। VHDL हार्डवेयर डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज है जिसके अंदर आपका जो सर्किट है उसकी कनेक्टिविटीज़ बनती हैं, यानी आपकी वायरिंग्स बनेगी अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन यू आर सॉल्विंग देयर। जबकि सी जो है वो आपकी एक प्रोग्रामिंग है, वो और तरीके से वर्क करती है, इसके वर्किंग में थोड़ा सा फ़र्क है। बिहेवियर आप इसका कैसे देख सकते हैं, हमारे पास जब आप इसको मॉडल करेंगे तो मॉडल करने के बाद एक तो आपकी RTL मॉडलिंग तैयार होगी, यानी आपको जो पूरा जो RTL भी तैयार होगा और गेट लेवल मॉडलिंग भी तैयार होगी, यानी आपके पास जो है इसके अंदर पूरा एक सर्किट बनता है हमारे पास। जो आपने इक्वेशन दी है जब हम उसकी मॉडलिंग करेंगे, सिमुलेशन करेंगे, तो हमें वो पूरा एक ब्लॉक डायग्राम दिखाएगा उसकी, कि आपका जो है ये पूरा एक ब्लॉक जंक्शन है जिसके अंदर आपकी इनपुट आ रही है और इसके पास से आपकी कितनी इनपुट्स आ रही हैं और कितनी आउटपुट्स आ रही हैं। और फिर अगर आप उसको मज़ीद डिस्क्रिप्टिव होकर देखना चाहते हैं तो वो आपको इवन गेट लेवल तक के ऊपर दिखाएगा कि उसके अंदर जो सर्किट्स हैं उनकी इंटरकनेक्टिविटी क्या है आपस की गेट्स की, और इवन आप उसका जो बिहेवियर है वो भी देख सकते हैं इस तरीके से कि आप उसकी वेव फॉर्म्स देख सकते हैं कि अगर आपके पास पर्टिकुलर जो है वो इनपुट्स आप अप्लाई कर रहे हैं तो उन इनपुट्स के ऊपर जो है वो आपका आउटपुट जो है वो क्या जनरेट करके आपको देगा। सो अगर हम जिस तरह बात करते हैं कि हमारे पास हमने कोई उसको असाइन करनी हो कि हमारे पास जो वैल्यू है, हम जो भी y की वैल्यू हमने x को देनी है, तो हम उसका लिखने का तरीक़ेकार VHDL के अंदर ये है कि हम उसको लिखते हैं x पॉइंटिंग टूवर्ड्स y, सॉरी y पॉइंटिंग टूवर्ड्स x। तो आप y की वैल्यू जो है वो x को असाइन कर रहे हैं। सो आपके पास जो है एक तो जब आप उसका आप इक्वेशन को इम्प्लीमेंट करते हैं कि आपके पास लेट से एक एडर सर्किट है जिसमें आपके पास दो इनपुट्स हैं A एंड B, और आपके पास जो है A B एंड C आप फुल एडर है, और आपके पास जो है X एंड Y दो आउटपुट जनरेट हो रही हैं। लेट से कि एक आपकी सम की आउटपुट है और एक आपकी कैरी आउट की आउटपुट है। तो आप सर्किट को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, आप A B और S को जो है वो यहाँ पे C लिखा गया, A B और S को जो है वो आप इनपुट्स डिक्लेयर करें, X और Y को आप आउटपुट डिक्लेयर कर दें। तो आप यहाँ पे चूँकि हम यहाँ पे सिंगल बिट की बात कर रहे हैं तो आप सिंगल बिट को यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे, A को एज ए सिंगल बिट, और इवन तमाम वैल्यूज़ को आप सिंगल बिट यहाँ पे डिक्लेयर कर देंगे। और जब आप इसको डिक्लेयर कर देंगे तो ये आपकी एंटिटी कहलाएगी कि आपने इस सर्किट की एंटिटीज़ डिक्लेयर कर दी कि इस सिस्टम के अंदर कौन सी इनपुट्स जाएंगी और इस सिस्टम से आउटपुट आपको कौन सी मिलेगी। सो ये आपको जो सर्किट है जब भी आप उसको डिफ़ाइन करेंगे तो आप जो भी सर्किट है उसका यहाँ पे नाम दें, उसका यूज़र डिफ़ाइंड आप जो भी नाम उसका रखते हैं वो आपका जो है वो यहाँ पर रिकमेंड हो जाएगा। इसी तरह ये आपके जो है वो पोर्ट नेम्स हैं जो आपके सिस्टम के अंदर इनपुट और आउटपुट को डिक्लेयर कर रहे हैं। आप यहाँ पे इनको बताएंगे कि ये नेम्स हैं और इनकी टाइप कौन सी है, ये आपको बता रहे हैं कि आपके पास जो है वो कौन सी टाइप पे आपको आप बात कर रहे हैं। अगर आप सिंगल बात कर रहे होंगे, हमारे पास मेनली 3 टाइप्स मौजूद होती हैं, इन फॉर इनपुट, आउट फॉर आउटपुट एंड इन आउट फॉर बाई डायरेक्शनल। यानी वो वाली जो आपका टाइप है वो इनपुट का बिहेवियर भी दे सकती है और आउटपुट का बिहेवियर भी दे सकती है। इसी तरह ये हमारे पास डाटा टाइप्स मौजूद हैं जो कि बिल्ड इन हैं। इसके अलावा यूज़र टाइप्स भी हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल हो सकती हैं, यानी आप अपनी मर्ज़ी से उनको डिक्लेयर करवा लें। अच्छा, आपको यहाँ पे नज़र आएगा कि आप नॉर्मली जब यहाँ पे डिक्लेयर कर रहे हैं अपनी इनपुट्स एंड आउटपुट्स तो आपको नज़र आएगा बाकी सब के आगे जो है वो आपको सेमी कॉलन लगा हुआ है जो डिक्लेयर कर रहा है कि यहाँ पे आपकी स्टेटमेंट एंड हो गई है सिवाय एंड वाली के। इसके अंदर हम जो लास्ट स्टेटमेंट है उसके बाद हम ब्रैकेट क्लोज़ करते हैं और उसके बाद हम यहाँ पे सेमी कॉलन को प्लेस करते हैं ताकि ये इसका लिखने का सिंटेक्स है।
अच्छा, आपने जो डाटा टाइप्स हमारे पास मौजूद हैं उसके अंदर जो हमारे पास वैल्यूज़ आ जाती हैं, हमारे पास बिट में भी आ जाती है, बूलियन वैल्यू भी है, इंटीजर वैल्यू भी हमारे पास मौजूद है। इस तरह हमारे पास वेक्टर के अंदर भी हमारे पास वैल्यू मौजूद है। जिस तरह अभी आपने देखा सिंगल बिट आपके पास थी, अगर आपके पास एक से ज़्यादा बिट्स मौजूद हों तो आप उनका वेक्टर बना के भी आप उनको यूज़ कर सकते हैं। लेट्स से कि अगर 8 बिट की वैल्यू है तो आप 0 to 7 8 बिट का जो है इनपुट और या 8 बिट की आउटपुट भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह आपकी जो है वो साइंड वैल्यू भी हो सकती है, अनसाइंड वैल्यू भी यूज़ हो सकती है। 0 to 7 आप यानी वैल्यू को प्लेस कर सकते हैं। फ्रॉम LSB to MSB आप MSB to LSB भी वैल्यू को प्लेस करवा सकते हैं। अच्छा, अब आपके पास जो है अगर आपने यूज़र डिफ़ाइंड करनी हो तो आप अपने हिसाब से उनकी डेफिनेशन दे सकते हैं। यानी आप यूज़र बिल्ड जो है वो भी डाटा टाइप ना बना सकते हैं कि आप उनकी स्पेशलाइज्ड कर दें, जिस तरह हम क्लास डेफिनेशन में करते हैं सी के अंदर कि आप टाइप बताते हैं और उसका नाम दे दिया, उसकी रेंज आपने बता दी कि आप उसको कैसे उसको डील करने जा रहे हैं। लेट्स से कि हम उसको 3 वैल्यूज़ में डील करना चाह रहे हैं कि लो है, मीडियम है या हाई है, या आप उसकी कोई वैल्यू लेना चाह रहे हैं अरे के अंदर यानी 7 बिट्स के अंदर आप लेना चाह रहे हैं उसकी वैल्यू, उस तरीके से भी आप उसको डिफ़ाइन कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे हम ये कर रहे हैं कि अगर हम एक बिहेवियर देख रहे हैं, एग्जांपल देख रहे हैं कि अगर तो हमारे पास s की वैल्यू जो है वो 0 हो तो हम a की वैल्यू जो है वो x को असाइन कर दें, और अगर हमारे पास s की वैल्यू 1 हो तो हम b की वैल्यू जो है वो x को असाइन कर दें। तो आप सिंपल उसका जो भी आप नीचे उसको मेंशन करेंगे, और इसी तरीके से आपके पास जो आउटपुट b है, अगर आपके पास x की वैल्यू 0 हो और s की वैल्यू 0 हो तो आप 1 जो है वो y को असाइन करेंगे, और नहीं तो आप जो है 0 y को असाइन करेंगे। तो ये दोनों तरीके का आपके पास मौजूद हैं कि आप इसको कैसे इनको दोनों तो नहीं कहना चाहिए, इसको इस तरह कहना चाहिए कि आप इसका जो है वो कोडिंग किस तरीके से कर सकते हैं कि आपने एक कंडीशन चेक कर ली है कि जब आपके पास एक पर्टिकुलर वैल्यू आपके पास आती है तो उस केस में आप इसको असाइन कर सकते हैं। ये आपके पास फैसिलिटी, ये बिहेवियर आपका जो है वो उस तरह का बिहेवियर है जो आप सी के अंदर देखते हैं कि आप जो है वो कंडीशनल लूपिंग कर सकते हैं और कंडीशंस की बेस के ऊपर डिसीजन मेकिंग करते हैं कि अगर ये कंडीशन हो तो मैं ये वाला काम करवा सकता हूँ। जिस तरह आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इफ़ जो अभी हमने बात की सारी, अगर हम उसको VHDL के अंदर लिखना चाहेंगे तो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है कि हमने देखा कि s की वैल्यू अगर 0 है तो a को हमने x को असाइन कर दिया, या फिर अगर वैल्यू उसकी चेंज हो जाती है 1 पे तो फिर इन दैट केस हम b की वैल्यू को x को असाइन कर रहे हैं। और नेक्स्ट केस में हमने जब इन दोनों की वैल्यूज़ को देखा है कि अगर x की और s की दोनों की वैल्यू 0 हैं तो हम y को 1 और या फिर इन अदर केस आप y को 0 असाइन कर रहे हैं। सो ये आपका आर्किटेक्चरल वे होगा कि आप इसके आर्किटेक्चर के अंदर किस तरीके से लिखेंगे अपने कोड को। ये आपका ऊपर जो है पहले हमने डिफ़ाइन किए हैं कि हमारे पास इनपुट्स एंड आउटपुट्स कौन सी हैं। अब ये हमारा वो बिहेवियर मॉडल है या आर्किटेक्चर है जो आपके बिहेवियर तो नहीं कहना, ये आर्किटेक्चर है हमारा जिसके अंदर आप मेन कोडिंग करेंगे, या आप वो मेन अपनी इंस्ट्रक्शंस लिखेंगे, या मेन अपनी यहाँ पे वो इक्वेशंस इम्प्लीमेंट करेंगे जो आपने बनाई हैं। अच्छा, यहाँ पे एक काबिल ज़िक्र बात ये भी है कि एस जो है वो हमारे पास जो सिग्नल है वो एज ए आउटपुट सिग्नल है, और आउटपुट जो है वो हम एज एन इनपुट यूज़ नहीं कर सकते। सो अगर हमें उसको एज ए इनपुट यूज़ करना है तो हमें उसको इनपुट डिक्लेयर करना पड़ेगा, या हमने अगर इंटरमीडिएट सिग्नल के तौर पे यूज़ करना है तो हमें उसको उसके हिसाब से डिक्लेरेशन करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप उसको आउटपुट डिक्लेयर करेंगे और उसे आप इनपुट के तौर पे यूज़ करने की कोशिश करेंगे तो वो करना आपके लिए बहुत पॉसिबल नहीं होगा। अच्छा, जब हम सिमुलेशन के अंदर जाते हैं तो अब ये जो हमने इसके बिहेवियर्स भी बनाए हैं इसको हम सिमुलेशन में देख भी सकते हैं कि हमारी वर्किंग अकॉर्डिंग टू जो हमारे रिज़ल्ट्स आने चाहिए थे क्या वो रिज़ल्ट जनरेट हो भी रहे हैं या नहीं। सो आप उसके लिए क्या करते हैं, आप
आप उसको इनपुट का अपना कॉम्बिनेशन देते हैं। हमारे पास चूँकि 3 इनपुट्स मौजूद हैं, ए बी एंड सी, तो ए बी एंड एस, तो आप जो है हमारे पास जब सिमुलेशन आएगी तो हम सिमुलेशन के अंदर इसका कॉम्बिनेशन देंगे और उसके ऊपर हम इसको टाइम स्टैम्प देंगे कि इतने टाइम के लिए आप इसको ऑन करें, ये कॉम्बिनेशन दें ताकि हम इसकी वर्किंग देख सकें। ये आपको एक प्रोजेक्ट बनाने का तरीक़ेकार यहाँ पे दिखा रहा हूँ, दिखाया जा रहा है कि आप जिस तरह अभी हमने बात की थी VHDL की, तो अगर हम HDL के अंदर ही वेरिलॉग की बात करते हैं जो इसका सेकंड वेरिएंट है, तो इसके अंदर आप प्रोजेक्ट की क्रिएशन और इसकी वर्किंग को कैसे देख सकते हैं। आप Xilinx हमारा एक सॉफ्टवेयर है जो आपको फैसिलिटेट करता है इसके अंदर अपनी वर्किंग को परफॉर्म करने के लिए। तो आप Xilinx के अंदर एक प्रोजेक्ट क्रिएट करें, उसको नेम दें, नेम देने के बाद वेरिलॉग के हिसाब से आप इसकी सेटिंग करें। वेरिलॉग का आप जो है यहाँ पे आप जो है मॉड्यूल देंगे, इनपुट और आउटपुट डिक्लेयर करें, और उसके बाद चूँकि आपने इसकी इनपुट जो है एंटिटीज़ आपने डिक्लेयर कर दी हैं, अब आपने इसका जो है जो नीचे हमने बनाना है वो है इसके अंदर इक्वेशंस हैं। यानी अगर हम सिंपल अगर बात करते हैं कि हमारे पास 2 इनपुट्स हैं ए बी, तो हमने उनका एंड किया और उसका रिज़ल्ट जो हमने वाई के ऊपर स्टोर करवा दिया। यहाँ पे चूँकि हमारे पास आउटपुट सी है, तो यहाँ पे ये डेफिनेटली आपको एरर डिक्लेयर करेगा क्योंकि हमारे पे आउटपुट सी थी, हमने यहाँ पे वाई डिक्लेयर कर दिया। आप इसका सिंटेक्स चेक करें, और उसके बाद हम इसका बिहेवियरल मॉडल देखेंगे। बिहेवियरल मॉडल के अंदर हमें जो है सबसे पहले जो है एक टेस्ट बेंच देना पड़ता है ताकि हम उसको चेक कर सकें कि उसका टेस्टिंग किस तरीके से वर्किंग करेगी। उसके लिए हम जो हैं यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे इसके कॉम्बिनेशंस, जो हमारे पास इनपुट के कॉम्बिनेशंस हमारे पास मौजूद हैं। जब उसका हम कॉम्बिनेशन देंगे तो उस कॉम्बिनेशन के अगेंस्ट जो है वो हमें जो है उसकी एक वेव फॉर्म बना के दिखाएगा कि जो है ये हम बेसिकली इसका VHDL की तरह देख रहे हैं कि VHDL के अंदर आप किसकी वर्किंग इसकी कैसे परफॉर्म करते हैं। जो आप यहाँ पे इसका साइकिल अप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ पे नज़र आएगा कि आपका जो है वर्किंग ये आप ए और ए बी की जो आपकी वेव फॉर्म थी, यानी आप इनपुट जो है उसको चेंज कर रहे हैं। जब उसको आप चेंज करेंगे और उसको जो है आप सिमुलेट करेंगे तो आपको ये उसके अगेंस्ट इसका जो बिहेवियर है वो आपको शो करवाएगा कि आपका जो वर्किंग है वो इन ए और बी के अगेंस्ट इसका रिज़ल्ट्स क्या जनरेट होते हैं। ये आपने अभी देखा कि आपका ए और बी की आपने वैल्यूज़ को चेंज किया था, तो उसके अगेंस्ट आपका जो सी है जो हमें टॉप पे नज़र आ रहा है, ये आपको नज़र आएगा कि ए बी जो है उसके अगेंस्ट आपके सी की जो आउटपुट है वो कैसे वेरी कर रही है विद द पैसेज ऑफ टाइम। जिस तरह आपने ए और बी की इनपुट को चेंज किया, आपने 0 से 1 किया, उस 0 और 1 के ऊपर जो है उसकी वैल्यूज़ जो है वो क्या आपका जो है वो बिहेवियर शो करना शुरू करती है। तो ये आपका जो है वो इसका बिहेवियर शो करवाता है। अब हम देखने जा रहे हैं कि हमारा वेरिलॉग के अंदर हमें ये इसका बिहेवियर कैसे नज़र आता है। हमने उसी तरीके से वेरिलॉग का मॉड्यूल किया है। पहले हमने जो है वो VHDL का किया था, हमने इसका वेरिलॉग का मॉड्यूल सेलेक्ट किया और यहाँ पे हम डिक्लेयर करेंगे इनपुट्स एंड आउटपुट्स। हम लेट्स से कि हमने यहाँ पे 2 इनपुट्स डिक्लेयर किए हैं और चूंकि हम यहाँ पे तमाम गेट्स को देखने जा रहे हैं तो हम उनको आउटपुट डिक्लेयर कर दिया। आप मल्टीपल गेट्स को भी इसी तरीके से डिक्लेयर कर सकते हैं। जो आपने इसको क्रिएट कर लिया है तो उसके बाद अब आपने जो इसका डिटेल्स हैं नीचे आप इसको असाइन करेंगे कि आप आउटपुट को कि किस तरीके से आपकी आउटपुट जो है वो इनपुट्स को यूज़ करेगा। हमारे पास 2 इनपुट्स हैं, हम यहाँ पे चूँकि तमाम गेट्स की आउटपुट चेक कर रहे हैं
तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इनको गेट्स असाइन करते जाएंगे। एंड का साइन जो है हमारे पास एंड गेट को रिप्रेजेंट करता है, और साइन जो है वो और गेट को रिप्रेजेंट करता है। जो कर्ल नज़र आ रहा है ये नेगेट को जो है शो करवाता है। और इसी तरीके से हम अपने यहाँ पे 6 गेट्स जो हैं वो 7 गेट्स जो हैं उनकी वर्किंग को हम यहाँ पे देखेंगे। एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, नैंड गेट, नॉर गेट, एक्सक्लूसिव और गेट एंड एक्सक्लूसिव नॉर गेट। सो आपने यहाँ पे इसको सबसे पहले जो है आपने एक तो इसको चेक करना है कि इसके अंदर कोड में कोई एरर ना हो। जब आप इसको सिंथेसाइज करेंगे तो इसका एरर जो है वो चेक हो जाएगा कि इसके उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। जब आप इसको सिंथेसाइज कर लेंगे तो सिंथेसाइज करने के बाद और एरर चेकिंग के बाद आपको देखा है अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो अब आप इसकी मूवमेंट करेंगे टूवर्ड्स। जब आप सिंथेसाइज करते हैं तो इसके अंदर आपका एक RTL स्कीम तैयार होती है। वो RTL के अंदर अगर आप जाके देखेंगे, ये आपका RTL मॉडल आ गया है। इसमें आपको नज़र आ रहा है कि आपके 2 इनपुट्स थी और जो है आपका जो आउटपुट जनरेट हो रही थी। और इसके जो आप इसको डबल क्लिक करते हैं तो ये इसके अंदर जो आपका मॉडल है, यानी इसके अंदर आपकी गेट्स की पोजीशनिंग किस तरीके से अब आपको नज़र आना शुरू होती है। यानी आपकी जो इनपुट्स अंदर आई हैं वो आपका जो है वो क्या रिजल्ट जनरेट कर रही है। अब यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि जो भी आपकी आउटपुट थी उसके अगेंस्ट कौन सा गेट किस तरीके से लगा, वो ये आपको कॉम्बिनेशन दिखा रहा है। अच्छा, इसके बाद हम क्या करते हैं, हम इसका बिहेवियरल मॉडल देखेंगे। अब इसका बिहेवियर देखने के लिए हम इसका टेस्ट बेंच जो है वो ऐड करेंगे अपने बिहेवियर मॉडल में, और उसके अंदर जो है हम इसके कॉम्बिनेशन बनाएंगे। वहाँ पे हमने डायरेक्टली इसको चेंज किया था, यहाँ पे हम इसको मेंशन करेंगे कि ए की वैल्यू जो है क्योंकि हमारे 2 हैं तो हमारा कॉम्बिनेशन 4 बनेंगे। और ये कॉम्बिनेशन कितनी देर के लिए ऑन रहेगा उसका टाइम हम जो है यहाँ पे मेंशन करेंगे, ताकि इतने टाइम के लिए ये कॉम्बिनेशन ऑन रहेगा और उसके बाद वो कॉम्बिनेशन जो है वो नेक्स्ट कॉम्बिनेशन में कन्वर्ट होता जाएगा। ये एक साइड काइंड ऑफ आप डिले दे रहे हैं एक कॉम्बिनेशन से दूसरे कॉम्बिनेशन में कन्वर्ट होने के लिए। तो जब आप इसको करेंगे, आपने ये लिख लिया है और इसके बाद आप इसकी एरर चेकिंग करेंगे, आप इसका बिहेवियरल मॉडल क्रिएट करेंगे तो आपको ये उसी तरह की आपको वेव फॉर्म जो है वो जनरेट करके दिखा देगा कि आपका ए और बी का जो कॉम्बिनेशन है उसकी बेस पे आपके जो आउटपुट्स जो जनरेट हो रहे हैं वो क्या है। वो आपके एक हर 100 सेकंड के ऊपर जो है नैनो सेकंड्स के ऊपर जो है आपकी वर्किंग चेंज हो रही है। सो ये है जी आपका VHDL, और या उसको कहना चाहिए HDL आपका किस तरीके से वर्क करता है, और होपफुली आपको समझ आया होगा।